कई बार ऐसा होता है टीवी चैनल्स में भी कि ऑडियो जो है वो ऑन रह जाता है और आप लोग एंकर्स को बहुत सारी ऐसी बातें करते सुनते हैं जो स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए। उम्मीद है हमने ऐसी कोई बात नहीं की होगी जो स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए, और अगर आ गई तो आप इसको हमारी ईमानदारी और पारदर्शिता के तौर पे देख सकते हैं। हालांकि आप वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं और ये देश भी वही देख रहा है जो वो देखना चाहता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम संवाद करें और कोशिश कर रहे हैं कि बदलें, कि आप चीज़ों को वैसे देखें जैसी वो हैं। तो संवाद में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे शख्स को जिनकी एक बैक स्टोरी भी है, वो हम जानेंगे। लेकिन जो स्टोरी है उसमें सबसे पहली बात जो मुझे बहुत हैरान करती है कि किसी के खाते में 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स हों, और वो ज़्यादातर काम अपना एनिमेशंस में कर रहा हो, और वो जब पढ़ाई करने गया हो तो भी उसने बड़ी कमाल की एक फ़िल्म बनाई हो, वो जब लौट के आया हो तो भी कमाल का काम कर रहा हो, हिंदुस्तान में अपनी तरह की पहली एनिमेशन फिल्म उसने बनाई हो, और अभी जब हम लोग सड़कों पर सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों को पैदल चलते हुए अपने घर की ओर जाते देख रहे थे, यानी कि जिसको हम कहेंगे अपने सबसे नेकेड फॉर्म में हमने इस देश में जो एक डिवाइड है, जो एक विभाजन है हिंदुस्तान और इंडिया का, हम सब ने उसको इस मुल्क की सड़कों पर देखा। इस देश की सबसे दुखद कविता लोगों ने अपने छालों वाले पाँव से सड़कों पर लिखी। और तब मैंने पहली बार व्हाट्सएप मैसेज के तौर पे एक एनिमेशन फिल्म देखी, जिसको देखते हुए उसके एक हिस्से में जहाँ पर एक बच्चा अपनी माँ को जगा रहा है जो कि दुनिया में नहीं है, मैं अचानक से रोने लगा। और मैंने उसके बाद अपनी माँ को लखनऊ में फ़ोन किया। हमारे साथ किरीट खुराना है जिन्होंने ये फिल्म बनाई है जिसका नाम प्रवासी है। 1.5 मिनट के आसपास की एक छोटी सी एनिमेशन फिल्म है, पर जो लोग समझते हैं वो जानते होंगे, या जो लोग जानते हैं वो समझते होंगे कि 1.5 मिनट की एनिमेशन फिल्म बनाना भी आसान काम नहीं है। हमारे साथ रुक्मिणी है, हमेशा की तरह हमारी सीनियर साथी, और हम लोग संवाद करेंगे किरीट से, केवल प्रवासी के बारे में नहीं, किरीट के और काम के बारे में, सिर्फ एनिमेशन वाले काम के बारे में नहीं, किरीट के उस काम के बारे में भी जो वो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। किरीट की और कहानियाँ भी जानेंगे जिसमें बचपन का कुछ हिस्सा होगा। तो इसके साथ मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग प्रवासी देखें। रुक्मिणी, क्या कहती हैं आप? हाँ, पहले प्रवासी देखते हैं। तो किरीट से बात करने के पहले, किरीट आपका स्वागत है। हम लोग प्रवासी पे जा रहे हैं, थैंक यू, उसके बहुत बाद मैं धन्यवाद। फिर आपका बहुत स्वागत करूँगा, धन्यवाद आपका। है ना? तो हम लोग प्रवासी देखते हैं। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? अगर हम नहीं हैं इंसान तो मार दो हमें, दे दो फरमान। खाने को तो कुछ ना मिल पाया, भूख लगी तो डंडा खाया। फासले तय किए हजारों मील के, कुछ साइकिल पर, कुछ पैर नंगे। मरे कई भूख से और कई धूप से, पर हिम्मत ना टूटी बड़ों के झूठ से। बस से भेजकर, रेल से भेजकर, जान खो बैठे रास्ते भूलकर। यहाँ प्रतिमाओं की बड़ी है हस्ती, पर इंसानों की जान है सस्ती। बड़े सपने, अच्छे दिन बतलाए, पर भूख किसी की मिटा ना पाए। चाहिए ना भीख, ना दान, बस ना छीनो आत्मसम्मान। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? तो हम वापस लौट आए हैं और किरीट का स्वागत तो हमने कर दिया था। इस फिल्म को बनाने के लिए किरीट, मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ आपको। और अब हमेशा की तरह पहला सवाल रुक्मिणी करेंगी। रुक्मिणी, मेरा सवाल ये है कि हम जब छोटे थे तो हमने एक फ़िल्म देखी थी,
और हम लोग सब उस फिल्म को लेके बहुत नॉस्टैल्जिक हैं। उस फिल्म का नाम है हिंद देश के निवासी। और बहुत लोगों को पता होगा, जो आपको जानते हैं और जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, कि उसको बनाने वाले निर्देशक, शायद निर्माता भी, इफ आई एम नॉट निर्माता, और उसको लिखने वाले, उसको तैयार करने वाले व्यक्ति थे भीमसेन, जो आपके पिता थे। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि हिंद देश के निवासी से प्रवासी का ये सफ़र हम सबका जैसे एक कॉमन सफ़र रहा है, आपके लिए कैसा रहा ये सफ़र? ये तो बहुत ही कमाल का सफ़र रहा है मेरे लिए, क्योंकि अभी ये वीडियो की इतनी सराहना हुई है, इतना प्रशंसा हुई है। और रवीश ने जब क्योंकि मैं जिस घर में पैदा हुआ, मेरे फादर जो है वो इंडियन एनिमेशन पायनियर थे, तो मैंने एनिमेशन तो उनके थ्रू ही सीखा। तो उनको तो खैर 16 नेशनल अवार्ड मिले थे, तो अभी तक मेरे को थोड़ा सा कैचअप करना है उनके साथ। पर जो एक अनेक एकता उन्होंने जो फिल्म बनाई थी, जिसका गाना हिंद देश के निवासी हम सभी जन एक है, तो जो सारा वैल्यू सिस्टम है हमारे घर में वो वैसे ही था कि हम जो है पूरे इंक्लूसिव एक घराने में पैदा हुए थे। और मेरा हमेशा ये रहा है कि सब एक साथ मिल के रहें, एक साथ जुड़ के रहें, सवाल करें एक दूसरे से, अगर कुछ गलत हो रहा है तो सवाल करें। तो जब रवीश कुमार जो एनडीटीवी के हैं, उन्होंने मेरा वीडियो पोस्ट किया और उन्होंने ये लिखा कि हिंद देश के निवासी जिन्होंने फिल्म बनाई थी एक अनेक एकता, और ये मेरी फिल्म का कनेक्शन है, तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है। मतलब जो मैंने कई फिल्में बनाई हैं और इससे कई बड़ी बड़ी फिल्में भी बनाई हैं, बट एक जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लेवल पे मुझे लगा कि एक ये फुलफिलमेंट हो गया मेरे लिए पर्सनली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक जैसे मेरी लाइफ जो है एक सर्कल कंप्लीट कर गई है। मिनी, आपकी आवाज बंद है, आप अपना ऑडियो आवाज नहीं आ रही। ये इस फिल्म का जो डिज़ाइन जिस तरह से आपने किया है, उसमें रंग लाल है, जो मजदूरों का भी रंग है और खून का भी रंग है और त्याग का भी रंग है। आपने क्या सोच के इस रंग का इस्तेमाल किया, और बाकी चीज़ें आपके दिमाग में क्या थी? किस चीज़ ने आपको, मुझे पता है कि ऑफ कोर्स जो देश में हो रहा है उसी ने मोटिवेट किया, ये पूछना भी अजीब लगता है, पर किस मोमेंट में आपने सोचा कि नहीं अब ये बना डालते हैं? मैं देख रहा था कि इतने सारे लोग, करोड़ों लोग, नहीं लाखों तो नहीं, करोड़ों लोग टैक्सी चल रहे थे और उनको फटकारा जा रहा था, मारा जा रहा था। कई लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर यार हमको ना तुम घर जाने दे रहे हो, ना हमको रहने दे रहे हो, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, तुम हमें मार ही दो। और ये बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही पर्सनली आई वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड जो हो रहा था। और उस बीच जो है मेरे काफ़ी कनेक्शंस भी हैं, क्योंकि मैं एनिमेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। तो उनमें से एक आर्टिस्ट हैं विवेकानंद रॉय घटक, उनका नाम है, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। तो वो अपने 3-4 सेकंड के एक एनिमेशन कुछ बना रहे थे और फेसबुक पे डाल रहे थे। वो भी काफ़ी विचलित थे, वो भी काफ़ी दुखी थे जो भी हो रहा था। तो वो 3-4 सेकंड का बना के वो डाल रहा था नेट पे। तो मैंने उसको हम फोन तो किया, मैंने बस बोला कि अभी प्रवासी ये सब हैं। तुम कर रहे हो बहुत अच्छा है, पर कितने 50-100 लाइक मिल जाते हैं तुम्हें, जो भी है। तो एक फिल्म बनाते हैं हम लोग प्रवासियों के ऊपर। तो मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट करता हूँ, और तुम जो है उसको एनिमेट करो। और उसका जो स्टाइल था वो बहुत डिस्टिंक्ट था, क्योंकि ये जो स्टाइल है, जो 3 कलर यूज़ करने का, ब्लैक वाइट और रेड, इसको एक्टिविस्ट आर्ट बोला जाता है। तो रेजिस्टेंस आर्ट या एक्टिविस्ट आर्ट जो भी बोल लीजिए आप। तो ये एक टिपिकल कलर्स हैं जो कि एक्टिविस्ट आर्ट या रेजिस्टेंस आर्ट के साथ जुड़े हम तो बस प्रवासी हैं। कलर्स जो है हम लोगों ने यूज़ किए फिल्म में, ताकि उसमें एक जो कॉन्ट्रास्ट है, एक स्टार्कनेस है मुद्दे का, वो सामने दर्शाया जा सके। अगर हम कलर्स डाल देते हैं इसमें तो सब कुछ सुनहरा लगने लग जाता। तो एक ये जो लाल रंग डालने से उसमें एक वो जो दर्द चाहिए, उसमें एक जो उसका भाव है वो एकदम उभर के आया है उसमें। तो ये क्रेडिट सब विवेकानंद रॉय घटक को जाता है, क्योंकि वो कमाल के आर्टिस्ट हैं और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया मुझे। तो और जो मैंने लिखा वो मतलब वो मेरे खुद के ख्याल थे, तो वो तो मेरे दिमाग में चल ही रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब हुआ था मैं उस टाइम पे। आपने फिल्म में तापसी पन्नू की आवाज़
इस्तेमाल की है, जो एक पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, जानी मानी आर्टिस्ट हैं, और बहुत ही नरम और टेंडर तरह से उन्होंने इस पूरे चीज़ को, जो कहानी बयान की है, बहुत ही टेंडरली किया है। कैसे आपने प्लान किया कि तापसी को लाना है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ जो टोन ऑफ द फिल्म है वो कैसे आपने तय किया? तो देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। इसमें एक तो ये कि हालांकि हम सब में काफ़ी कुछ आक्रोश था, और जाहिर है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनमें भी काफ़ी आक्रोश था, पर हो ये रहा था कि अगर आपने देखे हो, जो विजुअल देखे हो कि 1000, 2000, 5000 माइग्रेंट अगर एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, और उनको कंट्रोल करने वाले सिर्फ 50 पुलिस वाले थे, और डंडे मार रहे थे, लाठी मार रहे थे। तो वो चाहते तो आराम से जो है वो, अगर उनमें आक्रोश होता, उनमें गुस्सा होता, तो वो आराम से वो 50 जो पुलिसमैन हैं उनकी आराम से पिटाई कर सकते थे, बहुत पिटाई कर सकते थे, उनको मार सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका जो दर्द था वो रो रहे थे। उनको पता था कि जो हो रहा है, जो कोरोना के अराउंड हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये लॉकडाउन भी ज़रूरी है, तो किसी ने वो रेजिस्ट नहीं किया, पर वो सिर्फ ये बोल रहे थे कि हमें जाने दो, हमें अपने घर जाने दो, क्योंकि हमारे पास खाने को नहीं है, ना आप खाने को प्रोवाइड कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। शासन से सिर्फ यही आग्रह था उनका कि आप जो है हमको जाने दो। तो उनके जो रेजिस्टेंस थी, जो उनका जो भाव था, उसमें एक विनम्रता थी, उसमें एक सॉफ्टनेस था, उसमें कुछ आक्रोश नहीं था, उसमें एक दुख था जो भी वो कह रहे थे। और कहीं पे कुछ मेरे को ऐसा कुछ दंगा हो या ऐसा कुछ हो, कुछ एक आध छुटपुट हुई है, पर आप जितने लोग, करोड़ों अरबों लोग निकले और बगैर कंप्लेन किए वो हज़ारों मील चल रहे हैं, और कोई लड़की जो आ रही है हज़ारों मील जो है साइकिल पे आ रही है, अपने बाप को लेके जा रही है एक स्टेट से दूसरे से। तो ये जो हुआ है बहुत ही शर्मनाक है अपने देश के लिए, और हम सब इसमें फेल हुए हैं। ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और जितना हमारा जो मेमोरी है वो इतना ही शॉर्ट है कि हम एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे, एक मुद्दे से मीडिया का तो आप जानते हैं कि कैसा चल रहा है, तो ये पूरा का पूरा एक फिल्म में डालना कि ये सब हुआ था, ये भूलना नहीं है हमको, ये डालना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने सारे इमेजेस जो मुझे लगे कि ये इमेजेस इतने हमारे दिमाग में बैठ गए हैं कि इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा देर रखें और इनको भूलें नहीं हम, क्योंकि हम सब फेल हो गए हैं, ये पूरा नेशन फेल हो गया है और हमने इनको फेल किया है। अब किरीट, यस, कहीं ना कहीं जैसे चूंकि मैं खुद एक स्क्रीन राइटर हूँ बेसिकली। हाँ जी। रुक्मिनी भी स्क्रीन राइटर ही है, और हम लोग पत्रकारिता में दरअसल बस कूद पड़े हैं दोबारा से वापस एक तरह से। तो जब मैं इसकी स्क्रिप्ट सुन रहा था जो आपने ही हाँ लिखी जी। है, तो वो जो वॉइस हाँ। ओवर है, तो मैं एक चीज़ जो लगातार सोचता रहा हूँ, मैंने जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके दिमाग में भी वही था कि हम में से तमाम लोग थे जिन्होंने शहरों में इन लोगों को ये यकीन दिलाया कि नहीं आप रुक जाइए, हम आपका ध्यान रखेंगे, हम आपको खाना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कोशिश की, पर उसके बावजूद ये लोग रुकने को तैयार नहीं हुए। क्या हमारा जो बर्ताव रहा है, बेसिकली जो क्लास का एक जो बर्ताव है इन लोगों के साथ पिछले कई सालों में, जब से खास तौर पे शहर में माइग्रेंट, और हम भी, मैं भी माइग्रेंट ही हूँ, जो मुंबई में पहले लखनऊ से दिल्ली, फिर दिल्ली से मुंबई गया। रुक्मिनी भी लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई माइग्रेंट है, और आपके भी पिता जो है वो एक तरह से मुंबई में माइग्रेंट ही। तो क्या बिल्कुल एक जो क्लास का डिफरेंस है और उससे जो बर्ताव इनके साथ हुआ है लगातार, जो हमारे अपार्टमेंट के गेट पे सिक्योरिटी गार्ड था, या जो हमारे घर में काम करने आ रहा था, या जो ऑटो रिक्शा में हमको कहीं लेकर जा रहा था, उस बर्ताव ने इनके मन में हमारे प्रति, हमारे लिए एक डिसबिलीफ, एक अविश्वास पैदा किया है, जिस वजह से ये हमारे कोशिशों के बावजूद भी शहर में रुकने को तैयार नहीं थे। क्या आपके दिमाग में था लिखते समय ये कहीं? क्योंकि मैं स्क्रिप्ट को जब सुन रहा था तो मुझे वॉइस ओवर सुन के लगा कि कहीं ना कहीं किसी कोने में ये बात भी है। नहीं, वो तो बिल्कुल है, वो तो बिल्कुल है कि एक तरफ जो है आप जो है, जो बाहर जो लोग फंसे हुए हैं, हमारे प्रवासी जो कि दूसरे देशों में फंसे हुए थे, उनके लिए तो आपने चार्टर प्लेन भेज दिया, आपने जो है उनको बुलवा लिया, और आपने जो है उनको रेड कारपेट वेलकम भी दे दिया, सब कुछ हो गया। मतलब उनको तो आपने बहुत अच्छे से स्पेशल फ्लाइट्स भेज के उनको वापस बुलवा लिया।
पर इनको जो है आप बेसिक मील्स नहीं प्रोवाइड कर पाए, आप बेसिक बसेस नहीं प्रोवाइड कर पाए। आप जो है इतने बड़े बड़ी रैलियां करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, आप जो है करोड़ों लोग इकट्ठा कर लेते हैं, इतने छोटे नोटिस पे आप जो है करोड़ों लोग बुला लेते हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। क्या आप इन लोगों को अपने घर नहीं भेज सकते थे? उतना आपसे हो नहीं रहा था? मतलब ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि भाई इतने सारे लोग हैं और इतने उनको घर जाना है, उनको अगर भाड़ा देने के पैसा नहीं है, या वो दिहाड़ी पे हैं, वो डेली वेज वर्कर्स हैं, और अगर उनको काम नहीं है तो जाहिर है कि या भूखे मरेंगे, या तो हम उनको खाना खिलाइए, उनका भाड़ा भरिए, उनके अकाउंट में पैसा डालिए। आप 500 रुपये तो काफ़ी नहीं है ना, महीना भी नहीं चलता, इतना बड़ा परिवार है, फिर उसका किसका अकाउंट है, किसका अकाउंट लिंक है कि नहीं है। तो ये तो बहुत मतलब लोगों की तरफ से, शासन की तरफ से, सबकी तरफ से ये काफ़ी अनर्थ हुआ है, और ये जो है बहुत ही गड़बड़ हुआ है। और लोगों के प्रति इनका विश्वास जो माइग्रेंट्स का है वो ऑब्वियसली विश्वास उठेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बहुत मदद की है, बढ़ चढ़ के मदद भी की है। तो ऐसे भी लोग हैं, और दूसरे लोग भी हैं जो बोलते रहे ये इडियट्स हैं, ये देखो कैसे एक जगह पे इकट्ठे हैं, देखो ये तो वो करेंगे, ये तो इडियट्स हैं, ये तो पागल हैं, इनको तो गोली मार देना चाहिए। ये भी हो रहा था सोशल मीडिया पे। तो इतना जो इनसेंसिटिव व्यवहार है लोगों का, वो भी बहुत 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 दुख देने वाला था। किरीट, मैं प्रवासी से मुझे एक चीज़ और याद आई कि आप एक और काम कर रहे हैं, एक कोशिश जो ऐसे लोगों पर है जो जिनके पास घर नहीं है, वास नहीं है। तो इससे आप कैसे जुड़े? ये जो एक कोशिश पूरा जो प्रोजेक्ट है जिसमें आपके दोस्त तारिक शामिल हैं, आपने कैसे इसके साथ काम करना शुरू किया? तो एक्चुअली मैं सोशल कॉजेज़ की फिल्मों के साथ काफ़ी समय से जुड़ा हूँ। थे उन्होंने एक चिड़िया बनाई थी 74 में, और तब से उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं उसके बारे में। तो इन मुद्दों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। दूसरा ये कि मैं तारिक को मिला 2015 में। हम लोग ने एक प्रोग्राम किया था एक साथ, एस्पायर सर्कल, जो कि सोशल लीडर्स जिसमें सारे इकट्ठे होते हैं एक जगह पे। तो उनमें से उस टाइम पे करीबन 100 सोशल लीडर्स जो है, इंडिया के टॉप सोशल लीडर्स जो हैं उसमें जमा थे, और मैं सिर्फ एक फिल्म मेकर अलग था, क्योंकि मैंने काफ़ी फिल्में सोशल कॉजेज़ के ऊपर बनाई हैं। तो उन्होंने बोला कि इसको भी बुला लो, क्योंकि ये इसका अलग अलग डाइवर्स लोगों का होना चाहिए। तो मैं मिला उसको, और बहुत ही कमाल का काम हो रहा था। वो 100 लोग थे, उनका बहुत ही अमेजिंग काम है सबका। पर तारिक की जो स्टोरीज थी वो बहुत कमाल की थी, वो देखा जाए तो। और उसमें जो है वो बहुत ही उम्दा काम कर रहे थे, और वो जो है मुझे लगा कि मुझे उनके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए, पर वो 2018 तक नहीं हुआ काम शुरू। 2018 में मैंने काम शुरू किया है। और क्या काम है? तारिक क्या करते हैं थोड़ा बताइए, और आप उनके साथ क्या काम कर रहे हैं? तो बेसिकली 70 मिलियन लोग हैं जो कि होमलेस हैं इंडिया में, और तारिक जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं कोशिश करके, जो कि इन होमलेस लोगों के साथ काम करती है ना। तो तारिक का जो काम है बहुत ही कमाल का काम है, और वो इन लोगों के साथ काम करते हैं, और वो जो है इनको जो है शेल्टर में भी काम करते हैं, इन लोगों के साथ रिहैबिलिटेशन का भी काम करते हैं, रिपैट्रिएशन का भी काम करते हैं। इसके वीडियोस भी हैं, हमने फिल्म बनाई है। तो एक घंटे की हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उसके ऊपर। तो अच्छा, और ये मयंक, क्या तुम कुछ दिखाना चाहते हो कोशिश के ऊपर? हमारे पास कुछ है। हाँ, जो लोग देखना चाहें, मैं जो है वो जो टीजर ट्रेलर जो है कोशिश का है, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं प्ले कर दूं। और जी। अभी आप लोग बात कर रहे थे तो भी कोशिश के जो विजुअल्स हैं वो स्क्रीन पे चल रहे थे साथ में। तो जी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका टीजर ट्रेलर जो है वो एक बार प्ले कर दूं, तो लोग देख लें। हाँ, तो बिल्कुल ये प्ले हो गया है। क्या गरीब इंसान को जीने का अधिकार नहीं है? तो फिर अच्छा है ना कि एक प्रोग्राम लेके आते हैं कि जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं, सारे गरीब लोगों को जाके इंजेक्शंस के थ्रू उसको मारना शुरू कर देते हैं यार।
they fight like dogs and cats, and their voices, you should see the level, the pitch Middle of the night. at which they, middle of the night, bad, filthy language that they use. They have been caught stealing mobile phones and flicking things. So our first condition with the family is that you'll have to make sure that your children are going to school. We'll support their education. That is where shelter becomes very critical. अगर शेल्टर है तो मैं मेरे कपड़े धो सकता हूँ, मैं रोज़ वहाँ पे नहा सकता हूँ, मेरे कपड़े संभाल के रख सकता हूँ, मेरा सामान चोरी नहीं होगा, मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो स्कूल से आने के बाद ये शेल्टर में वापस आएगा, सड़क पे नहीं आएगा. There is a court order for the state to provide shelter for these people. So we are saying that those shelters are the municipal authorities' responsibility and they have to do that so that they don't have to live like this on the streets, because then it's a problem for you, it's a problem for everybody else, it's a problem for them also. अगर हम ये सोचेंगे ना दवा दे दे सरकार हमको, हम मर जाए ना, हमको खुशी खुशी सरकार दे देगा दवा, क्योंकि सच में फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लोग जो सड़क पे रह रहे हैं हम लोग जिए या मर जाए, लेकिन हम लोगों को लड़ना है उसके लिए. तो हमने ये ट्रेलर देखा कोशिश के बारे में. कोशिश जो है वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है. और रुक्मिणी आप आगे बात बढ़ा रही थी, आप कुछ बात कर रही थी. हाँ, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, थोड़ा और बताइए कोशिश के बारे में और तारिक के इस काम के बारे में. तो तारिक जो है वो बहुत ही कमाल के इंसान है. वो एक 17 साल के थे तो हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे, और एक दिन जो है वो गए अपना शेल्टर होम में गए. एक 31 दिसंबर की रात थी, हालांकि सब लोग पार्टी करते हैं, पर उन्होंने कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि हम पार्टी नहीं करेंगे, हम गरीबों को खाना बांटेंगे. तो वो एक शेल्टर होम में गए और उन्होंने लोगों को पैकेट्स बांटे उधर, और वो पैकेट्स बांट रहे थे और साइड में खड़े थे, सब बात कर रहे थे दोस्त वोस्त. तो उसमें से एक जो है जो होमलेस जो बंदा था वहाँ पर, जो जिसका घर नहीं था वो उधर रहता था, और वो आ रहा था, वो उनके पास आया और वो रोने लगा. तो तारिक ने उससे पूछा क्या मुद्दा है भाई बता. तो वो बोलता है मैं बहुत सॉरी हूँ, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने हिस्से से ज़्यादा लिया. सब लोग जो हैं, सब लोगों को एक पैकेट मिला था, पर मैंने 2 पैकेट लिए. मैं 2 बार लाइन में खड़ा हुआ और मैंने किसी और के हिस्से का लिया खाना, क्योंकि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे कोई काम नहीं मिला है. तो उस समय जो है ये तारिक के एक टर्निंग पॉइंट बन गया तारिक में, क्योंकि वो काफ़ी पढ़ाई में बहुत आगे थे. वो IAS ऑफिसर बनना चाह रहे थे, और वो उन्होंने IAS की पढ़ाई छोड़ के उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ज्वाइन किया, और वहाँ पर जो है उन्होंने ये होमलेस लोगों के साथ 17 साल की उम्र में काम करना शुरू किया. और तब से जो है फोर्ब्स 30 अंडर 30 के भी रेसिपिएंट हो चुके हैं, और उनका काम बहुत ही कमाल का है, और लाखों लोगों को उन्होंने रिलीफ प्रोवाइड किया. 75,000 लोगों को अपने फैमिली के साथ रीयूनाइट किया है. जो ये आप सड़क पे देखते हैं लोग, हम नज़रअंदाज कर देते हैं. इस फिल्म का इंग्लिश टाइटल है द इनविजिबल विजिबल. इनविजिबल विजिबल मतलब जो लोग हमको दिखाई देते हैं सड़क पे, वो विजिबल तो हैं पर फिर भी इनविजिबल ही हैं, और हम इनका अस्तित्व कुछ नहीं जानते, हम इनको कुछ नहीं समझते. हम उनको आते हैं, सड़क पे आते हैं, हम उनकी तरफ देखते भी नहीं, जैसे कि इंसान भी नहीं है, हमको एक्नॉलेज भी नहीं करते. तो ये जो व्यवहार है हमारा कि दूसरे को नकारना या दूसरे को मतलब दूसरे की एग्जिस्टेंस को डिनाई करना, ये बहुत ही शर्मनाक काइंड ऑफ बिहेवियर है. और ये मैं खुद करता था तारिक को मिलने से पहले. तो ये जो हुआ है वो बहुत ही फिल्म जो है मेरे लिए एक जर्नी रही है, पर्सनल जर्नी भी रही है. और जिस तरह के लोगों से मैं मिला हूँ, जिस तरह के लोगों के साथ जुड़ा हूँ, और जिस तरह का सेल्फलेस काम कर रहे हैं ये लोग, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये काफ़ी अमीर ख़ानदान से हैं तारिक, और इनके पास एकड़ ज़मीन है, कई एकड़ ज़मीन है, मतलब बहुत ही वेल्दी फैमिली से हैं, मतलब अच्छे
ठाट के साथ रह सकते थे, पर वो एक छोटे से कमरे में अपना टिस के हॉस्टल में रह रहे हैं और अभी तक रह रहे थे रिसेंटली तक। और जिस तरह का इन्होंने सर्विस दिया है नेशन को वो बहुत ही कमाल का, मतलब बहुत हमारे जैसे लोगों को शर्म आती है कि हम क्या कर रहे हैं हमारी लाइफ के साथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, तो ये मैसेज मैं पहुंचाना चाह रहा था। और अब जो है इस स्टेज पे हम फिल्म, क्योंकि अभी थोड़ा कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा सेटबैक हो गया है, कि हम जो है इसके लिए फिल्म काफ़ी शूट हो चुकी है, 52 दिन शूट हो चुकी है और इसका पोस्ट प्रोडक्शन चालू है, अभी एडिटिंग चालू है। तो हम इसके लिए को प्रोडक्शन पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो पोस्ट प्रोडक्शन में हमको हेल्प करें। म्यूज़िक है, साउंड डिज़ाइन है, बाकी जो चीज़ें जो बची हैं। तो अगर कोई इससे जुड़ना चाहे एज अ को प्रोड्यूसर तो उनसे भी गुजारिश है इस वीडियो के थ्रू कि वो हमें कांटेक्ट करें। ज़रूर। और तारिक जो है वो बॉम्बे बेगर्स एक्ट पर भी काफ़ी काम करते हैं, है ना, उसके साथ भी। उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, उस एक्ट के बारे में और क्या एग्जैक्टली उन्होंने करने की कोशिश की। तो 1959 में एक बहुत ही बेकार सा घटिया सा लॉ पास हुआ था, बॉम्बे एंटी बेगरी एक्ट, जो कि बोलता है कि कोई भी बंदा जो है जो कि अपने आप को काम नहीं ढूंढ सकता या इनवैलिड है या फिर जो सड़क पे घूम रहा है जिसने कपड़े थोड़े से वो पहने हों, मतलब गरीबों जैसे कपड़े पहने हों, चाहे वो डेली वेज वर्कर हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, पर वो अगर सड़क पे टहलते हुए दिखाई दे या अगर सड़क पे बैठा हुआ है तो उसको जो है अरेस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, बेगर्स होम भेजा जा रहा है और 10-10 साल वहाँ पर फटके हुए वो लोग। ये जो है ये इतना शर्मनाक लॉ है। अब इसमें ये समझने की बात ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सबको घर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सब जगह पे शेल्टर होना चाहिए, सड़क पे कोई नहीं सोना चाहिए। अब स्टेट अपनी जगह पे फेल हो रहा है क्योंकि उन्होंने शेल्टर्स नहीं खड़े किए। अब जो लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जिनके पास कोई उपचार नहीं है और वो सड़क पे सो रहे हैं क्योंकि आप स्टेट फेल हुआ है उनको शेल्टर्स प्रोवाइड करने के लिए, और जो है आप जो है बोलते हो कि नहीं ये जो है ऑन सस्पिशन ऑफ बेगरी या ये ये बंदे इनवैलिड है, इनको उठा के इनको जेल में डालो, उसके बाद जो है इनको सीधा बेगर्स होम में डालो। और बेगर्स होम में जो है डेड बॉडी सड़ रही है 3-3 दिन, उनको उठाने वाला कोई नहीं है, गटर का पानी आ रहा है पीने के पानी की जगह पे। तो इतना इनह्यूमन कंडीशंस में डाला हुआ है लोगों को। और इसमें से जो कई लोग हैं हमने जो इंटरव्यू किए हैं फिल्म में, वो अपने घर से निकाले गए हैं, मतलब वो आप और मैं जैसे हैं, अगर हमारे घर से निकाले गए, उनके बच्चों ने निकाल दिया, उनके फैमिली ने निकाल दिया और वो अभी घूम रहे हैं एज होमलेस। तो मैनी ऑफ देम आर कमिंग बिकॉज ऑफ रियल सर्कमस्टांसेस। जो फार्मर्स हैं वो जो उनके यहाँ खाने को नहीं था, चाहे वो लाटूर हो, चाहे वो जलना हो, चाहे वो जो भी इंटीरियर्स में विदर्भा में आंध्रा में, और वो शहर आते हैं और फिर वो सड़क पे रह जाते हैं। या डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं जिनकी तो अस्तित्व ही नहीं है, मतलब वो ना तो उनका इलेक्टोरल रोल में कोई है, ना उनका वोट है, ना कुछ है, ना उनको गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है। तो ऐसे लोगों को क्या करें, मार दिया जाए, क्या किया जाए? तो आप जेल में बंद कर रहे हो उन्हें। आपकी आवाज नहीं आ रही जी रुक्मिणी। आप कह रहे हैं कि एक तो पहले स्टेट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है, अगर घर नहीं है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मतलब राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वो रहने की जगह मुहैया करवाए। अगर वो नहीं करवा पा रहा है तो स्टेट फेल कर रहा है, राष्ट्र जो है वो फेल कर रहा है। राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि हर आदमी के पास, हर औरत के पास, हर बच्चे के पास, हर बुजुर्ग के पास घर हो और छत हो, शेल्टर हो। हाँ, घर हो, मतलब सर के ऊपर एक छत हो। और अगर ये नहीं हो रहा है और वो बाहर हैं, तो आप अगर उनको जेल में भर रहे हैं तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम है, पहली चीज, और क्रूल है। बिल्कुल। और इसमें एक बात बताऊं मैं कि इसमें एक बात ये भी बताऊं मैं आपको कि तारिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट से खुद अपॉइंट हुआ है कि हर ऑफ कोर्स काफ़ी लोग हैं उसमें से एक तारिक भी है कि तारिक को ये असाइन किया गया है कि आपको इंश्योर करना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको इंश्योर करना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी कुछ लाख की लोगों की आबादी हो, कम से कम एक शेल्टर होना चाहिए उधर।
तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो है ये एट द स्टेट लेवल ये काम नहीं हो पा रहा। कुछ कुछ स्टेट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली है, बिहार है, पर काफ़ी बाकी की जो स्टेट्स हैं वो नहीं कर रहे हैं ये काम, ये ले नहीं पा रहे हैं। और इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है, बट ये है कि ये लोग की वोटों में गिनती नहीं है, ये लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं है, इनके पास आधार कार्ड नहीं है, इनके पास घर नहीं है, इनके पास कुछ वो नहीं है, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इनको पॉलिटिशियंस को जो है इनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है और ना ही उनका काम करना चाहते हैं। बहुत ही गंभीर समस्या है ये। और आप तारिक के साथ इस पर काम कर रहे हैं, आप इस पर फिल्म भी बना रहे हैं, और मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि आपका भी जो इंटरेस्ट है वो छत को लेकर ही है एक्चुअली, कि सबके सर पर छत होना चाहिए। मयंक, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं अगला सवाल पूछूं? अच्छा, तो मैं आपसे ये भी पूछना मैं आपकी अगली फिल्म पे जाना चाह रही थी एक्चुअली, और वो है आपकी स्कूल की फिल्म, जो आपकी आप एक मिनट, कहाँ एक दूसरा आवाज भी आ रहा है, दैट साउंड इज कमिंग, कैन यू जस्ट स्टॉप इट? सॉरी, नहीं तो बहुत सारा एको होगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप कनाडा में गए थे फिल्म बनाना सीखने के लिए। आपने फिल्म मेकिंग एनिमेशन का जो कोर्स किया वो कनाडा से किया, और उसके बाद आपको वहाँ पे एक फाइनल फिल्म बनानी थी, और उस डिप्लोमा फिल्म बनानी थी, और उस वक्त आप जे कृष्णमूर्ति पढ़ा करते थे, मुझे पता चला, मुझे ये खबर मिली। तो वो सफ़र कैसा रहा? आपने वो फिल्म किस चीज़ पर बनाई? क्योंकि हम लोग वो फिल्म भी दिखाना चाहते हैं, और वो बहुत ही दिलचस्प फिल्म है। और आपका क्या जर्नी रहा उस फिल्म को लेकर के? कमाल है, आपने वो फिल्म पकड़ ली, क्योंकि वो मेरी फेवरेट फिल्म भी है। हालांकि मेरी पहली फिल्म भी है और मेरी फेवरेट फिल्म भी है। मैं उन दिनों ऑफकोर्स, जब आप स्टूडेंट होते हो तो अलग ही ट्रिप में रहते हो, तो जे कृष्णमूर्ति से मेरा जो रुचि रही है वो करीबन 15-16 साल से थी। मेरे फादर भी पढ़ते थे जे कृष्णमूर्ति, तो मैंने उनकी काफ़ी बुक्स पढ़ी, इनफैक्ट शायद सारी बुक्स पढ़ी, और मैं काफ़ी उनसे इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। तो जब मैंने आइडिया लिखा था, तो ये आइडिया जो है जे कृष्णमूर्ति के बुक्स के ऊपर ही सही आधारित था या इंस्पायर्ड था, जैसे बोल लें आप। इसमें जो है जे कृष्णमूर्ति ये बोलता था कि किसी भी तरह का नॉलेज जो है वो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छा है, वो एक एंकर बन जाता है। कोई भी एक एक्सपीरियंस, एक नॉलेज होता है ना, वो एक एंकर हो जाता है कि जिससे कि आप जुड़ जाते हैं, और वो एंकर एक बार गिर गया तो उससे आप जो है फिर उसके अराउंड आप लाइफ जो है आप जीना शुरू कर देते हैं। मतलब वो एक बोझा बन जाता है, आप एक फ्री नहीं होते, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका दायरा एक सेट हो जाता है, और वो आपने अपने आप को सीमित कर दिया उसमें। तो एक्सपीरियंसेस आर एक्चुअली एन एंकर, इट बिकम्स अ कंडीशनिंग। तो आई टुक दैट एज द बेसिस एंड आई डिज़ाइन द स्क्रिप्ट। एंड ये जो फिल्म बनाई थी, ओ एक्चुअली उसका टाइटल नहीं है, उसका कोई एक सर्कल सिंबल है। सर्कल सिंबल इज़ अ सिंपलेस्ट सिंबल इन द वर्ल्ड। तो ये फिल्म बनाई थी मैंने 95 में, और इसको नेशनल अवार्ड भी मिला था, इसको ऑस्ट्रिया में भी अवार्ड मिला था, और इसके करीबन 17-18 फेस्टिवल में उस समय, जबकि काफ़ी, अभी तो क्या काफ़ी फिल्मों को हम लोग फेस्टिवल में भेजते हैं, पर उस टाइम फेस्टिवल भी उतने नहीं थे, ना ही उतने साधन थे, पर 17-18 फिल्म फेस्टिवल्स में गई। इंडियन एनिमेशन पैकेज के रेट्रोस्पेक्टिव पैकेज में भी 2-3 बार इंटरनेशनली गई है, तो इसकी काफ़ी सराहना हुई है ओवर इंटरनेशनली भी, बट बहुत कम लोगों ने देखी है इंडिया में। ओ को देखते हुए उर्दू के एक बड़े शायर हुए हैं जॉन एलिया, तो ओ को देखते हुए मुझे उनकी एक छोटी सी नज़्म याद आ रही थी। वो कहती है कि तुम जो अब आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जो अब आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। और फिर वो आगे कहते हैं कि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ जहन मुजदा व इशरत व अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। मतलब किताबों का मारा हुआ आदमी, जो हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, उसको फिर ज़िंदगी में कभी आराम नहीं मिलता है।
तो वो करेक्ट करेक्ट एंड में जहां हम जाते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी से वापस सिंप्लिसिटी की ओर हम लौटना चाहते हैं। करेक्ट तो Correct, तो correct. यू नो इनिशियली वी डिस्पाइस फॉर द नॉलेज एंड देन वी वांट टू रिजेक्ट ऑल नॉलेज वी हैव। तो हम लोग एक बार वो देख लेते हैं, क्या कहते हैं? हाँ लेकिन कुछ उसमें कहना एक चाह बहुत रहे ही हैं। अच्छा हाँ जी जी बताइए। हाँ तो इसमें एक बहुत अच्छा एक सेइंग है टी.एस. एलियट का, जो कि बहुत फेमस पोएट है, जी जी कि वी शैल नॉट सीज फ्रॉम एक्सप्लोरेशन बट एट द एंड ऑफ ऑल आवर एक्सप्लोरिंग will be to arrive at the same place where we began from and know the place for the first time. तो इस कोट भी है इसमें इनमें। हाँ तो एक बार हम लोग प्ले करते हैं इसको, लोगों को दिखा देते हैं, हम लोग तो देख चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये फिल्म देखी जो इनकी ग्रेजुएशन फिल्म थी किरीट की,
और इस पे अभी हम तारिक की बात कर रहे थे, तारिक का कमेंट भी आया है और वो कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द लाइफ ऑन स्ट्रीट्स बट किरीट सर हैज़ डन इट ब्यूटीफुली। ये बात वो कह रहे हैं जिस कोशिश की, एक कोशिश की हम बात कर रहे थे, और उसके बाद जो है बहुत वाह खूबसूरत, अखिलेश कुमार ने कमेंट किया है वाह खूबसूरत। तो क्योंकि किरीट हमसे भी बात कर रहे थे कि आप पूरी फिल्म चलाएंगे क्या, लोग देखेंगे, तो अखिलेश का कमेंट आ गया है वाह खूबसूरत। और बहुत सारे लोगों ने मेरे पास पर्सनल मैसेजेस भी आ गए हैं व्हाट्सएप पे 2-3 इस बीच में। तो मैं जल्दी से बिल्कुल, मैं कुछ लोगों को बिल्कुल। हेलो बोलना चाहती हूँ जो इस शो को देख रहे हैं। शिल्पा देख रही हैं, अवधेश मिश्रा देख रहे हैं, पंचम कुमार देख रहे हैं, यूसुफ खान, मनीषा देख रही हैं, मनीषा श्रीवास्तव देख रही हैं, और बहुत लोग हैं। मैं कुछ लोगों को जल्दी जल्दी हेलो बोल देती हूँ। इलियास देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और शादमान आप लोग इलियास, सवाल वगैरह हो तो ज़रूर भेजें। आप लोगों की बातचीत भी यहाँ पे हम लोग रखेंगे, अगर कोई सवाल हो उसको रखना चाहेंगे जरूर भेजें। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रुक्मिनी, ये बड़ा मज़ेदार है। मुझे अपनी ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी के दिन याद आ गए हैं, और वहाँ हम लोगों के नाम भी पढ़ते थे, बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। दिस इज बिकम अ मिक्स ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न सॉर्ट ऑफ थिंग, जहाँ कमेंट आ रहे हैं तो हम लोग चिट्ठियाँ पढ़ा करते थे कि फला फला जगह से, गांव से, और रेडियो श्रोता संघ बने हुए थे, मुझे याद है। तो वो मेरे लिए, मुझे याद है कि मेरे लिए एक बार एक महिला ने स्वेटर बिन के भेजा था सर्दियों में, ऑल इंडिया रेडियो में जब मैं काम किया करता था भोपाल सेंटर में। तो उन्होंने मेरे लिए, वो मेरे आया नहीं फिट, क्योंकि उनको साइज़ का अंदाज़ा नहीं था, वो आवाज़ सुनती थी केवल, तो उन्हें आवाज़ सुन के मेरे लिए एक स्वेटर बिन के भेजा था। तो दिस इज़ लाइक दिस। तो शिल्पी भी देख तो रहे हैं, हाँ जमील, तो मैं मेंशन करना चाहूँगा, जमील गुलरेज साहब देख रहे हैं। जमील हाँ साहब बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, वो इंडियन लैंग्वेजेस के रिवाइवल पे काम कर रहे हैं, जो लिटरेचर है, और उन्होंने मंटो का और इस्मत चुगताई का लगभग पूरा लिटरेचर, एक एक कहानी वो उन्होंने अपनी आवाज़ में बाकायदा एक्सप्रेशंस के साथ पढ़ के, और यूट्यूब पे उन्होंने सब पूरा आर्काइव कर दिया है, एक एक चीज़ पूरा। तो जमील साहब को भी वेलकम करूंगा, वो देख रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। तो लैंग्वेजेस से याद आया, मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि प्रवासी जो फिल्म है वो अभी करीबन 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगी। ऑलरेडी 5 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। जी। मैथिली है, बंगाली है, मराठी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, और अभी जो हो रहा है उड़िया और असामीज़, और सारी चारों की चारों साउथ लैंग्वेजेस में भी अभी निकाल रहे हैं हम। तो आप लोग ज़रूर देखें और शेयर करें अपने अपने लैंग्वेजेस में, वो अवेलेबल होंगी ऑनलाइन। 5 लैंग्वेजेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। किरीट, मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ जी, बोलिए। ये जो हिंद देश के निवासी जो फिल्म थी, एक अनेक एकता, हाँ। एक अनेक एकता, हाँ। मुझे आज भी शायद इसकी एक एक लाइन याद है। बचपन में टेलीविज़न पे नहीं देखी मैंने, पिछले 6 साल में अपने घर के जितने छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं उन सबको पकड़ पकड़ के दिखाई है। और हाँ। मैं कितने ही मौक़ों पे उसको मैं शेयर कर चुका हूँ, फेसबुक से लेके तमाम, जब भी हमारे आसपास जो कुछ चल रहा है पिछले 5-6-7 साल से, मैं जब मुझे मौका लगता है, ज़रूरत लगती है, मैं उसको शेयर कर देता हूँ उठा के, और मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ उसको उठा के लोगों को। पिता के बारे में कुछ बताइए, कैसा था, क्योंकि जो व्यक्ति वो फिल्म बना रहा है उसके साथ का बड़े होने का अनुभव भी बहुत अद्भुत होगा, उसके बारे में हमको जानना चाहते हैं, क्योंकि मैंने वैसा कुछ नहीं देखा दरअसल। तो मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे। इनफैक्ट एक अनेक एकता जो हम कई फिल्में बनाते हैं उसमें से कुछ फिल्में जो है बहुत अच्छी होती हैं, पर वो उनकी उतनी ज़्यादा प्रशंसा नहीं होती, ना उतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। और जो कुछ फिल्में हम, जैसे प्रवासी जैसी फिल्में जो मैंने 1 हफ्ते में बनाई हैं, अभी उसकी इतनी प्रशंसा हो रही है। तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इतनी प्रवासी इतनी चल पड़ेगी। इससे पहले मैंने कई फिल्में बनाई हैं जिनको नेशनल अवार्ड भी मिले हैं, पर वो उतने लोगों ने नहीं देखी, इतने प्रवासी ने देखी हैं। तो मेरे फादर ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं इससे पहले, और ये शायद उनकी फिल्म भी बहुत अच्छी है उस लिहाज से, पर इसका जो मैसेज था और इसका जो एक रीच आ गई इस फिल्म की, वो कमाल की थी, क्योंकि दूरदर्शन में इतना चली भी, और मैसेज भी जो यूनिटी का था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो मैसेज है, जो कि आज की तारीख में इतना और भी ज़रूरत है इस मैसेज की। तो मेरे फादर जो है बहुत स्ट्रांग विल्ड थे, और काफ़ी सेल्फ मेड भी थे, और बहुत स्ट्रांग थे, और एक लिहाज से बहुत डोमिनेटिंग भी थे।
तो हालांकि मैं उन्हें बहुत एडमायर करता था, उनके टैलेंट को बहुत एडमायर करता था, पर हमारी उतनी ज़्यादा नहीं बनती थी। हालांकि प्यार था हमें, पर काम अभी हमने बहुत साथ में किया, पर ज़्यादातर हम जो है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहे हैं, बट म्यूचुअल रिस्पेक्ट ज़रूर रहा है बहुत। एंड ऑफ कोर्स हर मौके पे मैं ये बताता हूँ कि मैं एनिमेशन में इसलिए गया क्योंकि मैं एनिमेशन पायनियर के घर पे पैदा हुआ था, तो ये श्रेय भी उनको जाता ही है बिल्कुल। बट ही वॉज अ वेरी वाइज मैन, ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, और बहुत ही उनका नेक ख्याल थे। ये इतना तो डेफिनेटली अब है ही। मैं इसको मैं क्या, कहीं ना कहीं वो जो नेहरूवियन एरा था, मैं हाँ जब देखता हूँ एक अनेक एकता, तो मुझे लगता है कि ये नेहरूवियन एरा जो था पूरा, जो हिंदुस्तान जब बनता है और कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो वो जो पूरा एक आइडिया था, ये कहीं ना कहीं ये सब लोग उस आइडिया से मुतासिर थे और उसको ही जो है एक वैसा ही हिंदुस्तान चाहते थे। आपसे कभी बात हुई पिता की इस बारे में कभी, जब आप बड़े हो नहीं, रहे थे? मैं उस हाँ, तो ये मैं एक्चुअली बहुत छोटा था जब ये फिल्म बनी थी, तो जी उस समय तो कोई डिस्कशन की जरूरत थी नहीं। जी पर आज की तारीख में देखिए जिस तरह का नेहरू का नाम खराब किया जा रहा है। आप ये सोचें कि एक 1947 में जब देश बना था, तो हमारा देश जो है बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, बहुत छोटे छोटे अलग अलग प्रांत और राज्यों में बचा हुआ था, और एक इंडिया का आइडिया जो था वो सिर्फ ब्रिटिश ने एक साथ सबको एकजुट करके एक हमको सौंपा है। और पर सबकी सोच अलग थी, सबकी सबके विचार अलग अलग थे, और उस समय पे एक इंसान नेहरू ने सबको एक साथ करके एक नैरेटिव जो वीव किया कि इतने भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे कल्चर हैं, हमारे पास 1500 से ऊपर भी लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स हैं, मेन तो हमारे लैंग्वेज 15 के ऊपर ही हैं। तो इन सबको एक साथ जोड़ना और एक आइडिया क्रिएट करना नेशन का, वो कमाल का आइडिया था। और उसमें जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो आइडिया था वो कमाल का था। एंड आई डोंट नो, ये कहीं पे मैसेज खो रहा है और ये मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है लोगों को, कि अभी आजकल के तुम गाली देते हैं, वो तो ये जाने दिया, वो भेज दिया, इतने किलोमीटर ये दे दिया, और वो पाकिस्तान खड़ा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सवाल ये होता है कि जो लोग आज की तारीख में भी जो हैं, वो जो नेहरू के अगर वैल्यूज़ को समझें और उसके कंट्रीब्यूशन को समझें, तो वो एक हमारा देश जो है बहुत उन्नति के दौर से गुजरेगा। हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम काफ़ी भटक रहे हैं उसमें। हाँ, मैं क्रेडिट की इस बात से कम्प्लीटली इसमें असहमत होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो जो एक सीक्वेंस है एक चिड़िया में, वो है वो जो जब जाल फेंकता है और चिड़िया एक साथ जुर्रत लगानी होगी और वो सब एक साथ उड़ जाती हैं, वो हम लोग तो वही देख के बड़े हुए हैं, और हम लोग वही देश उसी देश के लिए आप समस्या क्या बहुत है? दर्द। हाँ दरअसल हुआ क्या है रुक्मिणी, कि वो जो व्याध जिसे कहते हैं, बहेलिया, हाँ संस्कृत में व्याध और बहेलिया, और जिसे बर्ड कैचर अंग्रेजी में कहते हैं, अब क्या हुआ है कि एकता उनमें हो गई है और वो संख्या में ज्यादा हो गए हैं, और चिड़िया पड़ गई हैं कम, क्योंकि उनमें एकता नहीं है। तो अब 10 व्याध मिलके एक चिड़िया को पकड़ रहे हैं। तो कहानी थोड़ी सी अब बदल गई है, चिड़ियों को समझना होगा कि उनको एक होना है। हाँ, और इसलिए और हम उनको लोग उनको चूहों ये की हम मदद लोग की भी चाहिए। बातचीत तो मोरलेस कुछ बोल रहे हैं मैम तुमको। मैं कह रहा हूँ कि चिड़ियों को ये भी समझना होगा कि उनको एक होना है, और चिड़ियों को ये भी समझना होगा कि उनको चूहों की, मूषक राज की मदद भी चाहिए होगी। उसकी मदद के बिना उनका जाल नहीं कटेगा, वो अगर लेके उड़ भी जाए उसको। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मैं ये पूछना चाहता किरीट से। किरीट, आपने एक फिल्म बनाई अभी प्रवासी, और एक फिल्म आपके पिता ने बनाई। हाँ जी, हाँ और जी। 1974-73 से मेरे ख्याल से, और 2020, आपको हाँ। लग रहा है कि ये पूरा जो एफर्ट था इन सब लोगों का वो फ्यूटाइल हो गया, क्योंकि आपको एक ऐसी फिल्म बनानी पड़ी जो आपकी पिता की बनाई फिल्म, उसका जो सपना था उसके बिल्कुल उलट है? देखिए, ऐसा है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो देखें कि हर समय करवट तो बदलता ही है। जो ये सब करवट बदल रहा है, अभी ये कुछ साल ये ऐसे चलेगा, फिर वो करवट बदलेगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा। तो ये तो हिस्ट्री आप पढ़ें तो वो आप देखते ही हैं। पर ये बिल्कुल एक बात तो हम सब मानते हैं कि जो अच्छा काम कर जाएगा, जो अच्छी चीज़ें कर जाएगा, जो एक्चुअली काम कर जाएगा, कुछ
देश के लिए पॉजिटिव काम कर जाएगा, जो उन्नति कर देगा देश की, ना ही देश को बांटेगा, वही उसका नाम ही हिस्ट्री में उज्जवल होगा। बाकी सब लोगों को हिस्ट्री फिक्स कर देगी अपने हिसाब से। हिस्ट्री का अपना एक तरीका है, और ये लोगों को समझना है कि जो वो काम करें वो इस तरह से करें कि वो उनके जाने के बाद, सबको जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, उनके जाने के बाद लोग उनके काम को याद करें, ना ही कि ये सोचें कि ये जो दौर था बहुत गलत था। तो ये सब लोगों को समझना है। किरीट, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी फिल्में प्रवासी देखने के बाद हम लोग सभी फिर से YouTube पे गए और आपकी सारी फिल्में ढूंढ के देखी, और मुझे समझ में आया कि मैं आपकी सारी फिल्में देख चुकी थी। कहीं ना कहीं मैंने आपकी फिल्में देखी हुई हैं, या तो किसी मीटिंग में, या किसी सेमिनार में, या किसी कॉन्फ्रेंस में। पर और आपके पिताजी की फिल्म तो हम लोग सब लोग देख करके बड़े हुए हैं और बहुत नॉस्टैल्जिक हैं उसके बारे में। मैं खास करके इसको लेकर के और नॉस्टैल्जिक हूँ, क्योंकि उसमें एक दीदी और एक छोटा भाई है, जो मेरे भाई और मेरा भाई और मैं उससे बहुत आइडेंटिफाई करते थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वर्क, फॉर योर क्राफ्ट, फॉर योर आर्ट। देखी है वैसे। एक मिनट, मैं खत्म कर लूं? जी जी मयंक, जी। So I just want to say a huge thank you to you for your craft and your work and your art, and for also waking us up, क्योंकि हम लोग बहुत लोग ये न्यूज़पेपर में और फेसबुक में चीज़ें देखते हैं और सोचते हैं कि उस जो हो रहा है उसको लेके क्या करें, किस तरह से बातचीत शुरू करें, किस तरह से लोगों से बात करें कि आप लोगों का जो भी राजनीति हो, किसी का भी कोई राजनीति हो, पर सबसे गरीब जो देश में है, अगर उसको इस तरह से पैदल चल के जाना पड़ रहा है, और मिलियंस में लोग वॉक करके गए हैं। हम लोग ने लेबर राइट्स एक्टिविस्ट और लेबर राइट्स एक्सपर्ट से भी बात किया है, और उन्होंने भी हम लोग को यही बताया है कि मिलियंस ऑफ वर्कर्स हैव एक्चुअली वॉक्ड बैक होम। उसको हम लोग सबने देखा, और हम लोग कैसे सन्नाटे में रह गए पर कुछ कर नहीं पाए। ये हम लोगों की भी असफलता है, और आपने उस पर एक फिल्म बनाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। और आप जो काम कर रहे हैं कोशिश के लिए, उसके लिए बहुत थैंक यू। और हम लोग तारिक को इनवाइट करना चाहेंगे, और मैं अगर वो ये शो देख रहे हैं तो इस शो के जरिए ही इनवाइट करना चाहेंगे, और जल्दी ही उनसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा इंसान है, आपको बिल्कुल उनको इनवाइट करना चाहिए। बहुत ही उम्दा इंसान है, बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। तो तारिक को मैं यहीं से इनविटेशन एक्सटेंड कर रही हूँ, हम लोग फोन भी करेंगे शो के बाद। जी, आज दरअसल आपकी आवाज़ में लैग आ रहा था, तो मुझे लगा आप चुप हो गई हैं और मैंने अपनी बात शुरू कर दी। हाँ, तो मुझे लगा अभी शायद आवाज़ आ रही होगी। तो मैंने किरीट की फीचर फिल्म भी देखी है, अच्छा, टूनपुर वाली। टूनपुर जी हाँ जी, हाँ जी। और मेरे लिए एक्साइटिंग ये था कि वैसी फिल्म पहली बार बन रही थी, तो मैं उसको देखने गया। करेक्ट। और मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं बड़ा खुश भी था कि इंडिया में ऐसा काम हुआ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि शायद आप एक फीचर आपका और जो है जो बन रहा है, टी फॉर ताजमहल। जी जी, टी फॉर ताजमहल। तो मैं उसका भी इंतज़ार कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, मुझे ये सबसे ज़्यादा जान के खुशी हुई, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली जब ये समझ में आया कि आपका काम स्पेसिफिकली एनिमेशंस पर ही है, तो सबसे ज़्यादा काम, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। लेकिन एक बात जो हमने इस शो में नहीं की है, हम जब इस शो से निकल रहे हैं तो मैं उसके साथ छोड़ के जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको एक डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद है, सईद मिर्ज़ा द लेफ्टिस्ट सूफी, और नेटफ्लिक्स पे खूब देखी है उन्होंने वो फिल्म। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो भी किरीट ने ही बनाई है, जिनको नहीं पता है, क्योंकि हमारी एक आदत है कि हम क्रेडिट्स को बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं। तो किरीट, कभी दोबारा हम मिलेंगे तो हम इस पर ही बात करेंगे, उस डॉक्यूमेंट्री पे भी, क्योंकि बिल्कुल सईद साहब से मेरा भी राब्ता रहा मुंबई में जब मैं आया उसके बाद काफ़ी सारा। तो मैं उस पर बाद में अगली बार बात करना चाहूँगा। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि हम लोग अभी तो विदा लेंगे, आपका शुक्रिया, लेकिन जाते जाते हम जो लोग देख रहे हैं उनको छोड़ जाएंगे एक अनेक और एकता के साथ, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। हम लोग अनेक तो हैं, एक भी है, इंडिविजुअल भी है, पर एकता जो है कहीं जा रही है। तो हम लोग जाते जाते देखेंगे एक अनेक और एकता। तो हम लोग चलते हैं। किरीट का शुक्रिया, रुक्मिणी का शुक्रिया, और आप लोग देखिए एक अनेक और एकता। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मयंक और रुक्मिणी कि आपने मुझे बुलाया आपके शो पे, और बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करने के लिए। और मेरे दर्शकों को भी बहुत बहुत थैंक यू मेरा कि आप लोग रुके, पूरा घंटा रुके, और आप लोगों ने समय बिताया हमारे साथ। थैंक यू। और हाँ, आप लोग प्लीज़ गूगल करके किरीट का जो प्रोजेक्ट है और ये
क्या नाम है, ये वाला एक कोशिश वाला जो होम फॉर होमलेस वाला, उसको गूगल कीजिए, उसके बारे में पता कीजिए, और जिस तरह से मदद हो सकती है उसमें आप लोग प्लीज़ साथ आइए, क्योंकि समाज में किसी एक का भला दरअसल कहीं ना कहीं सबका भला थोड़ा थोड़ा करता है। तो इसीलिए हम देखते हैं एक अनेक और एकता। हिंद देश हम सभी एक है, तररररर। भाषा अनेक है, भाषा अनेक है। ये अनेक क्या है दीदी? अनेक यानी बहुत सारे। बहुत सारे? क्या बहुत सारे? अच्छा बताती हूँ। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। तारों को अनेक भी कहते हैं? नहीं नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, एक 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 करके तारे भये अनेक। ठीक से समझाओ ना दीदी। देखो देखो एक गिलहरी, पीछे पीछे अनेक गिलहरियाँ। एक तितली, एक और तितली, एक 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 करके हो गई अब अनेक तितलियाँ। समझ गया दीदी? एक उंगली अनेक उंगलियाँ। हाँ दीदी दीदी, वो देखो अनेक चिड़िया। अनेक चिड़ियों की कहानी सुनोगे? हाँ हाँ। एक चिड़िया, एक एक करके अनेक चिड़िया। दाना चुगने आई चिड़िया। हमें भी सुनाओ ना। तो सुनो फिर से। एक चिड़िया, अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी। हाय राम, पर वहाँ व्याध ने एक जाल बिछाया था। व्याध? व्याध कौन दीदी? व्याध चिड़िया पकड़ने वाला। फिर क्या हुआ दीदी? व्याध ने उन्हें पकड़ लिया, मार डाला। हिम्मत से अगर जुट रहे तो, छोटे हो पर मिले रहे तो, बड़ा काम भी होवे भैया, बड़ा काम भी होवे भैया। एक दो तीन। चतुर चिड़िया, सयानी चिड़िया, मिलजुल कर जाल लेकर भागी चिड़िया। दूर एक गांव के पास चिड़ियों के दोस्त चूहे रहते थे और उन्होंने चिड़ियों का जाल काट दिया। तो देखा फिर तुमने, अनेक
फिर एक हो जाते हैं तो कैसा मजा आता है। दीदी मैं बताऊं? हो गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। दीदी अगर हम एक हो जाए तो बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो इस पेड़ की आम भी तोड़ सकते हैं। हाँ तोड़ सकते हैं, पर जुगत लगानी होगी।